हेलो। गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग समझेंगे अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। उपाधि का अर्थ होता है जैसे पहले लोगों को दिया जाता था जब शासन राजा के हाथों में रहता था, तो वैसे पहले उस समय उपाधि दिया जाता था, जैसे अपने आप को राजा घोषित करना, महाराजा घोषित करना, या फिर सैन्य बहादुर, या अन्य किसी किसी प्रकार से उपाधियों उस समय दिया जाता था। लेकिन अनुच्छेद जब 18 में इसका ये प्रावधान जोड़ा गया, तो उपाधियों का अंत जोड़ा गया। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भारत में ब्रिटिश शासन का ब्रिटिश लोगों का शासन था, तो उस समय भी जो ब्रिटिश अधिकारी थे उन्हें बड़े बड़े कुर्सी में, या बड़े बड़े जो ऑफिसर होते थे उस समय के, वो कुर्सियों पर बैठते थे। बाकी अन्य लोग नीचे बैठने होते थे, ज़मीन पर बैठने के लिए दिया जाता था। ऐसी स्थिति में लोगों के बीच एक हीनता का भाव दिखाई दिया, जिससे ऊंच नीच का भाव इसमें भी देखा जा सकता है, या फिर देखा इसमें इसमें भी भेदभाव का रूप देखने को मिलता था, जिससे हमारे संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत का प्रावधान जोड़ा है। इसमें खंड एक में कहता है, मतलब इसमें कुल 4 खंड हैं, जिसमें खंड एक कहता है राज्य, सेना, राज्य अर्थात राज्य जो हमारे हम अनुच्छेद 12 में पढ़ चुके हैं, सेना या विद्या संबंधित सम्मान के सिवा और कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। अर्थात राज्य लोगों के लिए सेना संबंधी सम्मान और विद्या संबंधी सम्मान के अलावा और किसी प्रकार से उपाधि प्रदान नहीं करेगा। अर्थात सेना संबंधी जैसे जनरल हो गया, कैप्टन हो गया, लेफ्टिनेंट जनरल हो गया। इस विद्या संबंधी जैसे कोई व्यक्ति है वो ग्रेजुएशन कर रहा है, जिसे उसे बैचलर का डिग्री या स्नातक का वो डिग्री मिलेगी, जैसे पीएचडी का डिग्री मिलेगी, प्रोफेसर, डॉक्टर, या ये सब विद्या संबंधी सम्मान के रूप में हुआ है। तो इसमें सिर्फ दो ही चीज़ में उपाधि देने का कहा गया है, एक सैन्य संबंधी और एक विद्या संबंधी के अलावा किसी भी उपाधि राज्य के द्वारा नहीं दिया जाएगा। इसमें खंड 2 कहता है भारत का कोई नागरिक, अर्थात भारत का ऐसे नागरिक जो भारत का नागरिक है, किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। अर्थात कोई भी अगर भारतीय नागरिक है और किसी विदेश में अगर रह रहा है, या किसी प्रकार से विदेश से उसे कोई उपाधि प्रदान किसी के द्वारा किया जा रहा है, मतलब विदेश में उसे उपाधि दिया जा रहा है, तो उसे स्वीकार नहीं करना होगा। क्योंकि अगर मान लिया जाए कोई व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति जो किसी विदेश में रहता है, मान लिया जाए अमेरिका में रहता है, अमेरिका में काम करता है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो हैं वो भारतीय व्यक्ति को किसी उपलक्ष्य के रूप में उन्हें उपाधि प्रदान कर रहे हैं। अगर वो उपाधि मान ली किसी कोई वस्तु दे रहे हैं, उपाधि के रूप में कोई वस्तु दे रहे हैं, लेकिन अगर वो वस्तु लेकर भारत में आता है, तो उसे जो हमारे जो गार्ड होते हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी के रूप में कार्य करते हैं, और उस पे तो फिर जब वह व्यक्ति किसी वस्तु को, विदेशी सामान को लेकर आएंगे इंडिया में, तो उस पर टैक्स मारेंगे। जब टैक्स मारेंगे तो इतना अमीर नहीं है कि वो टैक्स भी भर पाएंगे। मान लीजिए कि 1 लाख का गाड़ी है और उस पर 50,000 का टैक्स लग गया, तो वो व्यक्ति टैक्स देने के लिए योग्य नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कहा गया है कि इस खंड के द्वारा कि भारत के कोई नागरिक अगर विदेशी से उपाधि लेना चाहता है, तो पहले राष्ट्रपति को सूचित करे, उसके बाद ही भारत के कोई भी नागरिक विदेशी से उपाधि प्रदान कर सकता है। खंड 3 कहता है कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद पर, अर्थात नौकरी कर रहा है या किसी ऐसे पद पर आसीन है जो राज्य के अधीन है, भारत सरकार या किसी अन्य भारत में जो राज्य हैं, जो अनुच्छेद 12 में चर्चा किया है राज्य, उसके अधीन पद पर आसीन है, तो किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। अर्थात मान लिया जाए कोई ब्रिटिश नागरिक भारत में किसी पद पर निवास है, या किसी अन्य पद पर कार्य कर रहे हैं, तो अगर और वह व्यक्ति को अगर किसी भी विदेशी से द्वारा, मान लिया जाए विदेशी नागरिक है
जो मान लीजिए ब्रिटिश नागरिक है और भारत में किसी पद पर कार्य कर रहे हैं और वह व्यक्ति को ब्रिटिश सरकार के द्वारा कोई उपाधि अगर दिया जा रहा है तो वह भी उपाधि उस व्यक्ति के लिए स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि उससे स्वीकार करने से पहले यहाँ की जो भारत की जो राष्ट्रपति है उसे सहमति लेना होगा। अर्थात इसके कहने का अर्थ सिंपल सा अर्थ यह निकल रहा है कि मान लीजिए अगर किसी कि भारत के राष्ट्रपति की सहमति के बिना ही अगर वह उपाधि ले ले तो ब्रिटिश, ऐसा भी हो सकता है जैसे पहले ब्रिटिश शासन जैसे चलता था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब आया था भारत में तो उस समय उपाधि किसी को ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही उपाधि बनाकर भारत में भेज दिया जाता था, जिससे भारत में शोषण होता रहा। इसलिए अनुच्छेद जो 18 है उसके जो खंड 3 है उसमें यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी अगर विदेशी नागरिक भारत में किसी भी पद पर आसीन हो, मतलब आसीन होने का किसी भी पद पर अगर है तो और उसे विदेशी जो राज्य से अगर उसे भी उपाधि का मिल रहा है तो भारत के राष्ट्रपति के बिना वह स्वीकार नहीं करेगा। ऐसा खंड 3 में कहा गया है। खंड 4 कहता है कि राज्य के अधीन, राज्य कहने का अर्थ वही जो अनुच्छेद 12 में पढ़े हैं, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी भी रूप में भेंट मतलब जो भी कुछ भेंट में दिया जा सकता है, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करा गया। इसका भी सामान्य सा अर्थ वही निकल रहा है कि कोई भी व्यक्ति राज्य के अधीन लाभ पर, अर्थात राज्य के अधीन जैसे भारत में किसी भी पद पर अगर पोस्टेड है कोई व्यक्ति, पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति है, तो उसे अगर विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी भी रूप में अगर भेंट के रूप में दिया जा रहा है, मान लीजिए कि हमारे जो NSA है या कोई भी व्यक्ति को अगर ले जाए जो हमारे भारत में पोस्टेड है और वो विदेश किसी भी कारण से जाते हैं तो उसे विदेश में जो भेंट मिलता है या उपलब्धि मिलती है तो उसे राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा, जैसे कि हमने पहले बता चुका है। अगर मान लीजिए बिना कहे पूछे कर लेके आ गए हैं तो उस पर जुर्माना लगेगा ही। तो ऐसे स्थिति में मान लीजिए 10 रुपये का सामान लेकर आए हैं और 5 रुपये उसे जुर्माना भरना पड़ा तो इससे फ़ायदा ही नहीं हुआ गरीब व्यक्ति के लिए। इसलिए कहा गया है कि अगर कोई भी भारतीय नागरिक जो किसी राज्य में या किसी राज्य के अधीन किसी पद पर अगर पोस्टेड हैं तो उन्हें विदेशों में मिलने वाली जो भेंट है, उपलब्धि है या जो भी विदेश में मिलता है तो उसे लेने से पहले राष्ट्रपति को सूचित करना होगा कि हमारे यहाँ किसी प्रकार से जो व्यक्ति गए हैं तो उसे किसी प्रकार से भेंट मिलने वाला है या उपलब्धि मिलने वाली है। इसकी सूचना पहले भारतीय राष्ट्रपति को देना होगा, उसके बाद ही उपलब्धि स्वीकार की जाएगी। अब जो भारत में जो उपलब्धि दी जाती है तो उसमें 2 उपलब्धि को छोड़कर अन्य उपलब्धि पर बैन है। जैसे भारत में सैन्य उपलब्धियाँ दी जाती है, शैक्षणिक उपलब्धियाँ भी दी जाती है। सैन्य उपलब्धि में जैसे जनरल हो गया, कर्नल हो गया, लेफ्टिनेंट हो गया, CDS हो गया, या जो जितने भी डिफेंस सेक्टर में या फिर सैन्य उपलब्धियाँ दी जाती है, और भी जैसे हो गया एयर चीफ मार्शल हो सकते हैं या कोई भी जैसे सैन्य उपलब्धियाँ भारत में एक देने की प्रावधान है। और शैक्षणिक उपलब्धियाँ जैसे डॉक्टर, प्रोफेसर, स्नातक कोई व्यक्ति कर रहा है तो स्नातक जैसे, और जैसे ये ग्रेजुएशन के लेवल का है, जो PG किए हैं उसने उसके लिए स्नातक कोर जो होता है, PhD किए हैं, ये शैक्षणिक अभियंता में ये 2 उपलब्धियाँ भारत में दी जाती हैं। लेकिन जैसे महाराजा, सैन्य बहादुर, राय बहादुर जो पहले होते थे, इन उपलब्धियों को भारत में बैन किया गया है। इसलिए बैन किया गया है ताकि इन लोगों के पास इतना पावर आ जाता है कि अपने आप को महाराज ही समझने लगते हैं, इसलिए ऐसी उपलब्धियों को बंद किया जाता है। भारत में सिर्फ 2 उपलब्धियाँ ही दिया जाता है, सैन्य उपलब्धियाँ, शैक्षणिक उपलब्धियाँ। अब इसमें कहा जाता है कि जैसे भारत में एक दिया जाता है भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, ये एक सम्मान है, उपलब्धि नहीं है किसी। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अच्छे कार्य कर रहे हैं तो उन्हें कोई सम्मान के रूप में जैसे भारत रत्न किसी को देते, तो ये भारत रत्न किसी उपलब्धि नहीं है, एक सम्मान के रूप में। आप अच्छे कार्य करें तो आपको कार्य के अच्छे होने के चलते इन्हें एक सम्मान के रूप में भारत रत्न दिया जा रहा है, या पद्म भूषण, पद्म विभूषण जो भी दिया जाता है भारत की ओर से, तो ये एक उपलब्धि नहीं है, एक सम्मान के तौर पर लोगों को दिया जाता है। तो उम्मीद है कि अनुच्छेद 18 आप समझ चुके होंगे। हम लोग फिर से मिलेंगे अनुच्छेद 19। ये अनुच्छेद 14 से 18 तक जो समानता का अधिकार था, अब हम लोग समझेंगे अनुच्छेद 19। तो आज यहीं तक। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा,
लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। कल हम लोग मिलेंगे अनुच्छेद 19 में। धन्यवाद।